शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपने एसएसटी की बुक ओपन करेंगे और चैप्टर निकालेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, यही वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके से हो सकता है, तो कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके, जैसे कि वनों का, पेड़ों का, पौधों का विनाश को रोकना। वनों के, पेड़ों के और पौधों के विनाश को रोककर भी हम जैव विविधता को संरक्षण दे सकते हैं। दूसरा, जलवायु के अनुसार अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों द्वारा, जैव मंडल आरक्षण द्वारा, स्थलों द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों का उचित उपयोग करना। हमारे पास जो भी इस समय जल के संसाधन हैं उनका हम उचित तरीके से उपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, फिर आपका खनिज पदार्थों का उचित उपयोग, खदानों के अनियंत्रित खनन पर पाबंदी आदि। अब वनों और वन्य जीव का विनाश केवल जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, जैव संसाधनों का विकास सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां हैं, वन हैं, आधारित समुदाय गरीब होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच रहे हैं। ये समुदाय जो है खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही आश्रित होते हैं, और अगर ये चीज़ें वन होंगे ही नहीं तो उनका क्या होगा, उनकी भी जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। तो गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य दूसरी जरूरत की वस्तुओं को एकत्रित करने की मुख्य जिम्मेदारी जो है महिलाओं की होती है। जैसे जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं का कार्य बोझ बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन एकत्रित करने के लिए 10 किमी से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे कई खतरनाक स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की भी उपेक्षा होती है, क्योंकि काम में ज़्यादा समय लगता है, आने जाने में ज़्यादा समय लगता है, तो घर और बच्चों को वो सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो जिसके लिए बहुत गंभीर और सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष में परिणाम में जैसे सूखा है और बाढ़ भी गरीब पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। जब सूखा होता है या फिर बाढ़ आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, गरीब लोगों पर पड़ता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वन्य और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः ये बहुत जरूरी है कि वन्य और वन्य जीव के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। फिर आपका भारत में वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे है। भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग समाप्त हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न जो है पूरी भूमि जो है पूरी तरीके से सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो लुप्त हो चुका है। तो जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति वन्य जीव जातियां जो है वो लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो वन्य जीवन और वनों में तेजी से हो रहे इस ह्रास यानी कि इस कमी के कारण इनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। अगर इनका अभी संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी जो जातियां बची हैं, प्रजातियां, वो सारी लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनके संरक्षण से जो है पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी और हमारे जीवन साध्य साधन जैसे कि जल है, वायु है, मृदा भी रहेंगे, और अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें इनके लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो ये विभिन्न जातियाँ जो हैं श्रेष्ठ जनन के लिए वनस्पति है, पशुओं में जीन्स विविधता को भी सुरक्षित रखती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, तो जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। तो 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम को जोर शोर की मांग की। तो यहाँ पर जो है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है कि भारतीय वन्य जीवन लगभग कब लागू किया गया था, 1972 में। ठीक है, जिससे वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। पूरे भारत में रक्षित जातियों की सूची में प्रकाशित की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बची हुई संकटग्रस्त जातियों की सुरक्षा पर शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण कर जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर बल दिया गया था। अब यहाँ पर जो आपके चित्र दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गैंडा और हिरण, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है काजीरंगा जो है राष्ट्रीय जो उद्यान है, वहाँ
सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको गैंडा और हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका इसके पश्चात केंद्रीय सरकार व अन्य कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष प्राणियों को संरक्षण प्रदान। इन प्राणियों में बाघ, एक सांप वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण और हंगुल 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ और लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर आपके और अन्य प्राणी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काली हिरण, चिंगारा, हिम तेंदु आदि के शिकार और व्यापार पर पूरी तरह अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर इन्हें कानून पर रक्षण प्रदान किया गया। अब देखिए आपका है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना क्या है? ये वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। तो ये सन 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या जो है अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर कुल सिर्फ 1,827 ही रह गई, काफ़ी मात्रा में घट गई। तो बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। तो बाघों की खाल का भी व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों का प्रयोग के कारण ये जाति जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, यह है इम्पोर्टेंट, कौन कराते हैं? एक आपका भारत और दूसरा आपका नेपाल। ये दुनिया के 2/3 बाघों को जो है आवास उपलब्ध कराते हैं। तो ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पे आएगा आपका प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी और इसमें जो है शुरू में इसमें बहुत सफलता मिली थी क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4,002 और सन 1989 में 4,334 हो गई थी, परंतु सन 1993 में इनकी संख्या फिर घटकर 3,600 तक पहुंच गई और भारत में 32,137.14 वर्ग किमी पर फैले हुए 39 बाघ जो है रिजर्व है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं है, इनका उद्देश्य एक बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। तो उत्तराखंड में जो कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, बंगाल में आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में आपका सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है, असम में आपका मानस बाघ है रिजर्व और केरल में पेरियार रिजर्व। भारत में जो है आपका संरक्षण बाघ परियोजना संरक्षण के उदाहरण है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी, पर्यावरण वन मंत्रालय, भारत सरकार 2009 से 10। तो वर्तमान संरक्षण परियोजनाएं और जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों को गहनता से खोज की जा रही है। तो संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। तो वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियां, पतंगे और आपके जो है भृंग और ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में सम्मिलित किया गया। तो इन 1991 में पौधों को भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। किसकी रखी गई थी? पौधों की। ओके, तो ये था आज तक का ही का। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का मैं आपको बताऊंगी। तो सारे बच्चे अपने होमवर्क को नोट करेंगे और होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आज सारे बच्चों की कॉपी आई थी, हिस्ट्री की कॉपी है काफ़ी बच्चों की कम आई हैं और वर्क भी कंप्लीट नहीं है। तो सारे बच्चों को अपने वर्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बार जब कॉपी चेक होने आए तो सारे बच्चों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।